नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं जावेद इकबाल शाह साहब, जिनसे हम बात करेंगे कश्मीर की और कश्मीर का जो वो आधा फ्रंट है, उसके क्या हाल-चाल हैं और यदि पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये जो आधा फ्रंट है, वो किस तरह से बिहेव करेगा? जो पहलगाम में जो हुआ, उसके कारणों की भी बात करेंगे और हम याद भी करेंगे कि हमने क्या-क्या चेतावनियाँ दी थी। तो अब आप सभी लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे जो नीचे क्यूआर देख रहे हैं आप और नीचे उसके साथ लिंक भी दिए हुए हैं, उनको आप लिंक को क्लिक करके और क्यूआर को स्कैन करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका जावेद साहब, लॉन्ग टाइम नो सी नमस्कार रफी भाई। बट नेवर माइंड। नमस्कार। तो पहले तो ये जो पहलगाम में हुआ, आपको ध्यान है हम लोग बहुत काफ़ी बात करते रहे थे, अभी बीच में लगभग 4-6 महीने का गैप आ गया था। लेकिन ये लगातार बात करते रहे थे कि भई जो ये चल रहा है जम्मू कश्मीर में और जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस दिशा में जा रही है, तो वो जो 370 का जो प्रॉमिस था, 370 को हटाना, इट वाज़ सच अ मेजर अचीवमेंट कि उसके जो गेन्स थे वो नहीं मिल पाए। और जब हम ऑफ़लाइन बात कर रहे थे, तो आपने ये भी इंडिकेट किया कि जो पहलगाम में हुआ, वो उसी से कुछ आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जी। संजय भाई, इससे पहले कि हम अपनी वार्ता शुरू करें, मैं चाहूँगा कि वो हमारे बच्चे सन्स ऑफ द सॉइल और जो हमारे भाई इस बर्बरता के शिकार हो चले हैं वहाँ पे, उनके प्रति हम अपनी संवेदना और अपनी प्रार्थनाएँ उनको समर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखें। जी। ओम शांति, शांति, शांति। जी, वी कैन कंटिन्यू नाउ। जी, संजय भाई, ये एक ऐतिहासिक जो एक निर्णय लिया था, एक ऐतिहासिक इन्होंने कदम उठाया था 370 धारा हटाने का और जे-एंड-के को, जैसा ये लोग कहते आ रहे हैं कि इंटीग्रेट करने का जो ये एक प्रक्रिया थी। हटाना अपने आप में बहुत बड़ा कदम हम मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं था। देखिए, कागज़ पलटने से स्थिति नहीं पलटती। ज़मीन की हकीकतें आपको सुनिश्चित करनी हैं और वो कब होती हैं, जब आप जो स्ट्रक्चरल, जो ढांचे की कमियाँ हैं, जैसे कि थीं 370 हटाने से पहले और जो आड़े आ रही थी, इसको इंटीग्रेट करने में, जिसका शोषण हो रहा था, जिसका पलायन हो रहा था। तो वो गैप्स कहीं उनकी पूर्ति की तरफ ध्यान ना देते हुए, जो कुछ कमियाँ रह गई हैं, वो बहुत भारी पड़ी हैं और उसपे हमने आपने कई बार इस पे चर्चा की है। और आज ये कोई समय नहीं है लांछन का, दोष ब्लेम गेम करने का, लेकिन उसका पोस्टमार्टम करना, उसकी तरफ ध्यान अपना देना और उसपे जो है विचार-विमर्श करना आज बनता है। 370 जी, हटाने के बाद संजय भाई, जो वहाँ जो लोकल जो व्यवस्था थी, वो उसकी कमियाँ जो हैं, वो ठीक नहीं हो पाईं और इलेक्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं थी। इलेक्शन हमारे यहाँ होते रहे हैं, 70 साल से होते रहे हैं इलेक्शन। लेकिन अब के इलेक्शन और 370 के रहते जो इलेक्शन होते थे, उसका सबसे फ़ायदा बड़ा ये हो सकता था, उसका सबसे बड़ा जो एक रोल हो सकता था, जो उसका एक दायित्व हो सकता था, एक कंट्रीब्यूशन हो सकता था कि आपने सुदृढ़ अगर की होती व्यवस्था, तो जो डेमोक्रेटिक वहाँ फोर्सेस अब आए हैं, शायद उस प्रक्रिया को आगे ले जाने में या उसको कंसोलिडेट करने में अपना ध्यान को लगाते या उस तरफ अपनी ऊर्जा लगाते तो अच्छा रहता। लेकिन इलेक्शन ही कराना वहाँ पे, मैं समझता हूँ इलेक्शन का अभी कोई औचित्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की एक आई है, उसमें डायरेक्शन की इलेक्शन कराइए। लेकिन इलेक्शन बाय इटसेल्फ कोई एंड नहीं हो सकता, इलेक्शन हमने बहुत कराए हैं। तो ऐसी
सिचुएशन में जहां आप जो प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं, जहां इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है, कैसे होता है इलेक्शन फ्री एंड फेयर? जब आपकी सोच पर से वो पर्दे हटा दिए जाए, जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो इलेक्शन कराने, जब आप करप्शन को बल देने के बजाय जो है, जो एक डेमोक्रेटिक एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको मजबूत करने का, और फलस्वरूप लोगों को जब उसका परिणाम नज़र आता है या मिलते दिखता है, तो उनकी एक इक्विटी हो जाती है पीस में। तो वो करने में हम चूके हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन जब इन्होंने कराया, तो उसमें ऐसे इन्होंने तत्वों का साथ दिया या उनको उभरने का जो मौका मिला है दोबारा, और चाहे जमात थी, चाहे इंजीनियर रशीद जैसा कोई व्यक्ति था, सब जो 370 से पहले जो एक जमावड़ा था, एक वेस्टेड इंटरेस्ट्स का, वही तो आगे आया है। वो एक चूक रही है बहुत बड़ी। जी, जी, जी। अ, और हमने कई बार डिस्कस भी किया है और वो भी डिस्कस किया है कि कैसे जो पुराने जो चावल थे, वही जो है वो नई व्यवस्था में भी आके आपको वो जो है ना, वो अहम, मियाँ फारूक और मियाँ बशीर की याद ही होगी, तो हम लोगों ने ही कैंपेन करके उनको हटवाया था। लेकिन प्रश्न ये है कि उन जैसे लोग जो थे वो सिस्टम में कैसे आ गए और उसके बाद भी आते रहे। चाहिए जो अब इसी में आगे बढ़े अगर, तो एक अभी जम्मू कश्मीर असेंबली में एक सेशन हुआ और उसमें कॉन्डेमनेशन किया गया इस पहलगाम वाली किलिंग का, और उस समय पर उमर अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस समय ये नहीं कहूँगा कि पुलिस हमारे पास नहीं है, मैं इस समय ये नहीं कहूँगा कि हमको स्टेटहुड दीजिए। क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए संजय भाई, ये उमर अब्दुल्ला वही उमर अब्दुल्ला हैं। आपने आज जो इसका जो आपने हमारी वार्ता का जो एक वो किया है, सब्जेक्ट इसका जो अ, वो बताया है, द 0.5 फ्रंट जो है कश्मीर में। जी, तो जी। 0.5 फ्रंट में संजय भाई, अगर मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा, हमारी पीछे की जो वार्ताएँ रही हैं, अगर उसपे वो थोड़ा अध्ययन करें, उसकी तरफ जाएँ और उसमें डेल्व करें, तो हमने बार-बार ये कही है कि ये ज़ीरो, हम जब तक, देखिए राष्ट्रवाद को बल देना एक चीज़ है, लेकिन जब तक कि आप घर के आंतरिक दुश्मन को, या ऐसे तत्व हैं जो स्टेटस क्यू पे फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं और देश की जड़ों को नुकसान पहुँचा के कर रहे हैं। तो ये 0.5 फ्रंट में ये उमर अब्दुल्ला भी हैं, मुफ्ती हैं, पीडीपी है। मैं चलिए व्यक्तियों की बात ना करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल है, पीडीपी का एक रोल है। मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, अगर इनमें ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा होती, ज़रा-सी भी निष्ठा होती, ज़रा-सा भी राष्ट्रवाद होता, तो क्या इस 75 साल में जो 370 के चलते ये नहीं कर पाए, इन्हीं के चलते तो हम आए हैं, इस बर्बादी की कगार पे खड़े हुए हैं। और आज उमर अब्दुल्ला किस मुँह से कहेंगे कि नहीं, मुझे अगर पुलिस होती, तो अगर पुलिस नहीं है तो मैं आज शिकायत करने का ये नहीं है। जब पुलिस थी इनके पास, तब कौन से इन्होंने किले फतह किए? तब कौन से इन्होंने वो पहाड़ काट दिए? मुझे बताइए, क्या पुलिस इनके पास 75 साल नहीं थी? मुफ्तियों के पास, अब्दुल्लाहस के पास? उस पुलिस को, उस शासन को, उस व्यवस्था को, उसका अब्यूज़ करते हुए, उसका उसका शोषण करते हुए, इन्होंने ही तो मजबूर किया है कश्मीरी को बंदूक उठाने के लिए। आज ये मेरे जैसे कश्मीरी के लिए शायद बहुत आसान हो सकता है कि मैं दिल्ली पे नरेंद्र मोदी पे उँगली उठा के बोलूँ कि नरेंद्र भाई, आपने अगर ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। 75 साल से तो नरेंद्र मोदी नहीं बैठे, विराजमान नहीं थे। यही लोग थे, आपस में ही इनकी चलती थी। एक बार में वो आते थे, एक बार, चलिए इससे पहले इन्होंने वो पीडीपी का जो आज का रूप उसने धारण किया है, पहले कांग्रेस थी ये। ये कांग्रेस भी है एक्चुअली, ये कांग्रेस ही है बाय अनदर नेम। तो 2 घरों में एक आपसदारी थी, एक इनकी कॉमनैलिटी थी कि परपेचुएशन ऑफ इंटरेस्ट, वो किया है इन्होंने। आज उमर अब्दुल्ला किस मॉरल करेज से कहेंगे कि साहब मैं स्टेटहुड नहीं माँगता। ना माँगते ना, तुम तो इलेक्शन भी ना माँगते। मुझे याद कराऊँ मैं आपको संजय भाई, इन्हीं कार्यक्रमों में हमने कभी उनकी ट्वीट्स का ज़िक्र किया है, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। दिस गोज़ करेक्ट, बियॉन्ड इलेक्शन, दिस करेक्ट। गोज़ बियॉन्ड इलेक्शन। क्या लोग ये भूल के बैठे हैं? क्या कश्मीरी भूल गए ये? मैं संजय भाई, अभी जब आपने इलेक्शन की पूछी, इलेक्शन पोस्ट 370
370 अभी आप नजर आपकी जो एकाग्रता थी कहीं भंग हो गई। अगर आपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया होता, कश्मीर में कानून की व्यवस्था को लागू किया होता, रूल ऑफ लॉ, फेयर ऑफ लॉ, लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से वहां ये अब जो आपने अभी कही कि ऐसे लोग सशक्त हो गए, ऐसे लोग जो है एम्पावर हो गए कि जिन्होंने देश हित को तो रख दिया एक तरफ, एक 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 साइड, और कार्यक्रम कुछ और हो गया। जो जो रोशनी जैसे जो वहां इंस्टेंसेस थे शासन को लूटने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक लार्जेस्ट है उस पे अपनी अपनी ठेकेदारी वो कायम करने का या उसको मिस अप्रोप्रिएट करने का, वो सारे एलिमेंट्स इसमें रीइन्वेंट हुए हैं संजय भाई। ये पोस्ट 370 जो है बेसिकली, ये पोस्ट 370 हमको लाभ इसलिए आज कम दिख रहा है, जो हुआ है लाभ लेकिन बहुत कम हुआ, ना के बराबर हुआ है। वो इसलिए क्योंकि स्टेटस क्विस्ट और जो लोग इस स्थिति के जो आर्किटेक्ट थे, वही लोग तो बैठे हैं आज सारे वहां पे, चाहे इलेक्शन से आए हो आगे। अब मुझे देश हित में इलेक्शन नहीं चाहिए था, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कि मुझे वहां एक सुप्रीमेसी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला तो आप किस मुंह से क्या कहेंगे, जो भी बोलते हैं मैं उसके, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उनके खुद का वाक्य है, उनके खुद की जो उन्होंने लिखे हैं, बोले हैं, वो दैट रन्स कॉन्ट्री टू व्हाट ही इज सेइंग नाउ। वो तो अपनी अपनी कुर्सी को रो रहे हैं, वो थोड़ा ना रो रहे हैं कि भारत के बच्चे वहां शहीद हो गए या वहां कश्मीरियों के लिए जो है एक गले की हड्डी बनी है मिलिटेंसी, जो निगलते ना बन रही है ना उगलते बन रही है। वो किस मुंह से कहेंगे, उन्होंने ही तो पनपाई है मिलिटेंसी, उन्होंने और मुफ्तियों ने। इन्होंने ही पनपाई है, जैसे हमने ये गुप्कार गैंग, यही है गुप्कार गैंग जिसकी हम बात करते रहे। तो वो जो गुप्कार गैंग है वो तो एज इट इज पावर में है, तो एज इट इज पावर में आने के बाद में वो अलग से क्यों कुछ करेंगे? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि हम अलग हैं और हमारी अलग पहचान है। अब ये कहते हैं कि साहब कि हाँ ठीक है, हम भारत के अभिन्न अंग हैं, लेकिन हरकतें तो वही हैं। हरकतें वही है संजय भाई, एजेंडा भी वही है। मुझे मुझे एक चीज मेरी समझ से बाहर है। देखिए, अगर वहां कल को लश्कर तैयबा इलेक्शन जीत के आए तो क्या हम वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के वो उसको हम उसकी मान्यता देंगे? देखिए, पब्लिक ओपिनियन या वोट डेमोक्रेसी में ये सर्वप्रथम है, माना। लेकिन जब वहां सिचुएशन, जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा और सेंटिमेंट पे आगा रूगला जैसा आदमी चुन के आता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एमपी है श्रीनगर से, और 2 महीना पहले उसने, संजय भाई उसने क्या कही, उसने कहा टूरिस्ट जो है यहाँ वो कल्चरल इन्वेजन है, वो सांस्कृतिक हम पे आक्रमण है। तो ये तो मैं समझता हूं इस पे तो केस होना चाहिए, तो इंसाइटमेंट टू मर्डर है। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में आप ये कैसे कह सकते हैं और कैसे उससे पल्ला झाड़ सकते हैं दिल्ली वाले? अगर डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों को आने का आप जो है साहस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो ये तो आप देश हित के विपरीत जा रहे हैं, देश हित का अनहित कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे आप लश्कर ए तैयबा और इन जैसे लोगों को मौका अवसर देके जड़ें काट रहे हैं अपनी। कोई इलेक्शन की वहां मजबूरी नहीं थी। ऐसे लोगों को जो वहां वातावरण में जहर घोलने का, भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं, ये परिणाम उसका भी है। जो स्टैटिस्टिक्स की आपने नैरेटिव की अभी बात की कि भाई एजेंडा तो एक ही है उनका, गुपकार वालों का क्या है एजेंडा? उनका विक्टिमहुड एजेंडा है। 370 हटने के बाद संजय भाई जो उनको स्पेस मिली है और दिल्ली ने दी है, क्यों दी है? भाई आप उनको 500 ठोक तो गाड़ दे रहे हो, 100 लोग आगे पीछे घूम रहा है, वो जहर घोलने का काम कर रहे, वो कह रहे दिल्ली कश्मीरियों को काट रही है, मार रही है, लताड़ रही है। कुछ हद तक किसी जगह उसमें ग्रीवेंस जो लोकल है, जो वहां रिजेंटमेंट है सिस्टम के प्रति, वो 5% हो सकती है, 95% तो जहर है ना उसमें। मैंने भी मैंने भी आपने भी मैंने व्यवस्था का आलोचना की है उसकी। मैंने वहां करप्शन की, पारदर्शिता ना होने की मैंने आलोचना की है, लेकिन कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुनी है आपने कि टूरिज्म इज इक्वल टू कल्चरल इन्वेजन, और वहां जो टूरिस्ट आ रहा है उसको क्या पहनना चाहिए। ये ईरान का दामाद है आगा रूहुल्ला, इसकी वाइफ, अच्छा। सेकंड वाइफ ईरान से है। ओके। और मुझे मुझे मेरे सूत्र बताते हैं कि अब तो ईरान का तो दामाद था ही था, दिल्ली वालों ने सर पे बिठा लिया, गोद ले लिया। ईरान आपको लगता है, ईरान
भाई इट्स जो ईरान की जो जियो स्ट्रैटेजिक जो उनकी पॉलिसी है, क्या वो भारत का हित उनको सता रहा है? क्या वो रात में सोते नहीं है हमारे हित के लिए? हैज़ Iran lost its sleep for Kashmir and India? तो क्या सोचते हैं वो वो तो बैठ के वो क्या तो करते सबसे हैं? बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं। ये मुझे कहा जा रहा है संजय भाई, सॉरी टू कट यू, ये मुझे बताया जा रहा है इसी आगा रूहुल्लाह पे संजय भाई एक केस था, डेट ऑफ बर्थ इसने फोर्जरी की है और हम्म। जिसके लिए शासन ने वहां क्रिमिनल एक केस की पैरवी की थी, एक रिकमेंडेशन भेजा था कि इन पे वो केस किया जाए कि ये एलिजिबल नहीं थे। इन्होंने बाय डिफॉल्ट, बाय फ्रॉड, इन्होंने बाय बाय फोर्जिंग पेपर्स, और मेरे पास मैंने ट्विटर पे भी डाली है वो, डायरेक्टर जनरल पुलिस को गई कि इन पे क्रिमिनल केस होना चाहिए और इन पे जो रिकवरी होनी चाहिए, जो पीछे जब ये एमएलए बने थे तो ये इनएलिजिबल थे। तो उस पे कहीं दिल्ली से ही कोई फोन आया होगा, कहीं किसी ने कहीं उस पे उसकी अगवाई सुनवाई ना हो, उस पे लेपाथूपी हुई है और लीजिए परिणाम आपके सामने है। इलेक्शन और इलेक्शन के बाद एक एंटी इंडिया नैरेटिव, प्लेन एंटी इंडिया नैरेटिव है, जिसपे इंजीनियर रशीद भी जीत के आया है। अब अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है, इन्होंने एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो सोसाइटी से उठा है, तो सोसाइटी को फिर पहले पहले आप ऐसे हालात बनाइए, कंड्यूसिव ऐसा कीजिए कि जो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, वहां सही और गलत में फर्क मालूम पड़े। एटलीस्ट ये हो कि सोसाइटी भी ये अनुमान लगा सके या इनके प्रति अपना जो उनका एक असेसमेंट है उसको वो दुरुस्त कर सकें। उनको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देते आप 10 साल की, कहाँ दिया आपने? तो वो 0.5 फ्रंट में ऐसे हमारे घर के भेदी भी हैं जो लंका ढा रहे हैं। और ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, इस कुछ इसी तरह की बात आई जो हमारी आपकी बात हुई थी ऑफलाइन। पहलगाम वाले पे देखिए संजय भाई, बहुत दुर्भाग्य है। ये भी उसी से रिलेटेड है, जो अगर शासन में वहां कमी रही है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। आज शायद जंग की नौबत नहीं आती। मैं इतना बड़ा हेलो नहीं देता संजय भाई। ठीक है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, रेडिकलिज्म है, लेकिन क्या रेडिकलिज्म 140 करोड़ लोगों को भारी पड़ रही है? हम इतने इनेप्ट हैं। आप छोड़िए 140 करोड़ को, मैं कहता हूं कश्मीर का 1 करोड़ लोग जो आज सड़कों पे निकले हैं, चाहे मन से निकले हों, चाहे अपने आर्थिक हित की तरफ ध्यान करते हुए या अपने अपने जमीर को झंझोड़ते हुए निकले हों। निकले तो हैं। हम ही काफ़ी थे इनको, लेकिन आपने हमारे भी तो हाथ मजबूत नहीं किए, आपने तो हमारे हाथ काट दिए। अगर इन जैसों के लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो नैरेटिव तो वही है ना, जो प्री 370 था। जो मेरे जैसा बावला, जिसको जो एक उम्मीद जगा रहा था वहाँ पे कि नहीं, व्यवस्था की, पारदर्शिता की, कानून की। तो ये पहलगाम का जो आप कह रहे हैं, ये पहलगाम उसी का परिणाम है। हुआ ये है संजय भाई कि पहलगाम नहीं होता, नहीं होता पहलगाम, 5 आते या 50 आते वो। हमारे सर पे वो नंगी तलवार जो उन्होंने चलाई है, उनको चलाने का शायद मौका नहीं मिलता, और चलाने का साहस करते तो हाथ काट दिए जाते उनके। मुझे बताइए, आज ये कह रहे हैं वहाँ की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो शायद उन्होंने दिल्ली को भी कही, कि साहब यहाँ तो जो है ये परमिशन हमने दी नहीं थी इसके लिए। सैलानियों को उस घाटी में जाने की परमिशन नहीं दी थी। संजय भाई, जे एंड के अभी भी डिस्टर्ब्ड एरिया है। कानून व्यवस्था दिल्ली के अधीन है। क्या हमारी इंटेलिजेंस आंखों पे पट्टी बांध के वहां घूम रही है? क्या इन्हें ये नहीं पता? सपोज मैं इसका इक्विवेलेंट आपको दे दूं, दिल्ली इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। 1 लाख सैलानी है, 2 लाख सैलानी है दिल्ली में, और 10,000 जा रहा है लाल किले रोज। आज से नहीं जा रहा है, 1 साल से जा रहा है। तो क्या लाल किले को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? वहां किस लिए बैठे हैं ये सब लोग, जो भारत की सुरक्षा के नाम पे, जो ये हमारे जवान, हमारी फौज दिन रात अपना खून, अपनी जान झोंक के काम कर रही है। लेकिन जो ऊपर ये बैठे हैं, ये 0.5 फ्रंट, क्या इनको ये नहीं पता कि लाल किले पे 2 मिलिटेंट जाके 100 लोगों को ढेर कर सकते हैं? और हुआ यही है। ये हुआ इसलिए संजय भाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लाल किला इन्होंने इक्विवेलेंट ऑफ बाइसरन में मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। लाल किला दे दिया किसी प्राइवेट आदमी को, 3 करोड़, भाई तुम इसके 3 साल में हमको दे देना और ये ठेका तुमको है। तुम इसके टिकट टिकट एंट्री कर दो, रेवेन्यू तुम्हारा। बंदर बांट है ये, इन मोटे शब्दों में आपको ये कहूँ। हमारे लिए 3 करोड़ क्या मायने रखती है इंडिया के लिए या हमारे एक्सचेकर के लिए? जहां हम हजारों लाखों करोड़ जो है अपनी व्यवस्था पे, उसको मेंटेन करने पे फूंक फूंक रहे हैं, झोंक रहे हैं, या वहां एक मैसेज, एक टेरिटोरियल अपनी इंटेग्रिटी का मैसेज देने के लिए 3 करोड़ की क्या बात थी संजय भाई?
कि आप ये कहेंगे रेवेन्यू के लिए हमने तीन, नहीं, रेवेन्यू के लिए नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने अपनी अपनी वो अपने वो अपनी जेबें भरने के लिए दिया। और पुलिस का देखिए रोल, लोकल पुलिस का। भाई ये साहब, किसने किया है? ये पहलगाम अथॉरिटी ने किया? पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है संजय भाई। आपकी जैसे गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है संजय। टूरिस्ट रिसॉर्ट्स हैं वो, प्रिस्टीन। आज अगर वहां आप कभी आप जब चलें या आपको वैसे भी आप वो उस पे जानकारी लें, इट हैज टर्न्ड इनटू अ कंक्रीट जंगल। ये 0.5 फ्रंट में वो लोग भी हैं जो यहाँ से दिल्ली यूपी से उठा उठा के वहां ले जाए गए, और जिन्होंने वहां जो अवैध जो होटल बनाए, 5 स्टार 4 स्टार, जहां 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 परमिशन नहीं थी बनाने की, जहां औचित नहीं था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं औचित नहीं। अब उस पे हम ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि फिर एंटी नेशनल कहलाएंगे, और आज ये मौका उसका नहीं है। वो हम उसका कभी और ये करेंगे, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में संजय भाई, ये पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो वहां परमिशंस देती है बिल्डिंग के, जो वहां मेंटेन करती है, जो लोकल टूरिस्ट स्पॉट है, उसका एक चेयरमैन होता है। उन्होंने उठा के ये एक ठेका इसका बना के, कॉन्ट्रैक्ट बना के इस घाटी का इनको दे दिया कि साहब आप ये 3 साल में इतना रेवेन्यू हमको देंगे और ये आप चलाइए। चलिए, मान लिया। अब जब इन्हें ये पता कि हम वहां सैलानी भेज रहे हैं, दिन में 1000 2000 4000 वहां सैलानी होते थे संजय भाई प्रतिदिन। वहां तो मुझे तो ऊपर वाले की, महादेव की कृपा रही है हम पे, दिल पसीजा है महादेव का। वहां 100 लोग मर सकता था, 2 लोग 200 लोग मर सकता था। बट फॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ है संजय भाई, क्योंकि रोड बंद थी, श्रीनगर जम्मू, जम्मू श्रीनगर, तो जो आते जाते हैं वो डायरेक्ट उनका प्रवेश होता है पहलगाम। वो गाड़ियां रास्ते में 4 दिन से देवर स्टक, बंद थे। और इस दिन जो वहां ट्रैफिक था, टूरिस्ट ट्रैफिक था, वो थोड़ा कम था, 400-500 लोगों ओके, के करीब बता। ओके, और अगेन ओके। देखिए सिक्योरिटी लैब्स देखिए, वो घाटी जो है उसको इन्होंने फेंस से वो घेर रखा है सारे को। आपको पता है भाग क्यों नहीं पाए? शायद इतने हताहत नहीं होते, क्योंकि घिरे हुए थे वो बेचारे। इट वाज लाइक जलियांवाला बाग, ऑर्गेनाइज्ड जलियांवाला बाग में इसको कहूं, ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर नेग्लिजेंस। और अब ये पुलिस कहे कि साहब इसमें तो परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या आपको पता नहीं लाल किले रोज 1000 सैलानी जाता है, वो परमिशन मांग के जाते हैं क्या आपसे? आपको लाल किले पे 4 पुलिस वाले नहीं बिठाने चाहिए थे? मैं सॉरी टू से, क्योंकि मैं अंदर सिस्टम में बहुत अंदर तक मेरी नजर रहती है, पैनी नजर रहती है, आपकी भी रहती है। मैंने मैंने पता की है संजय भाई। ये अफसर अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं थी, वही तो रोज भेज रहे थे लोग अपने, जो उनके मेहमान आते थे दिल्ली, बॉम्बे, यूपी से, वो वहां लोकल पुलिस को फोन कर करके तो बोलते थे कि इनकी व्यवस्था कर देना, इनका होटल कर देना, इनका घोड़ा कर देना, इनको ऊपर ले जाना। उनको ये दिखा नहीं कि ऊपर प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए जो सैलानी आ रहे हैं। जो यहाँ से अनसस्पेक्टिंग जो सैलानी जा रहा है, उसकी सुरक्षा इनका दायित्व, इनका फर्ज नहीं था क्या? मार करेक्ट। दिए गए हम, गफलत में मार दिए गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दैट्स द आप सही ट्रूथ। कह रहे और आपने परसों चौथ आपने पढ़ी रिपोर्ट, एक बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, 100 करोड़ की तो प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं वो, पीछे 6 महीने में। ऐसा कश्मीर में क्या कौन-सी इंडस्ट्री चल रही है भाई? हैं। इंडस्ट्री तो आई नहीं, जिसके लिए कह रहे थे कि साहब कि 370 के हटने के बाद बड़ी इंडस्ट्री आएगी। ब्राइट ब्रिलियंट पॉइंट। इंडस्ट्री आई है ना संजय भाई, आपने एक जुमले में कही, आप ही ने कही, मैं आपके में शब्द में दोहराऊंगा। 370, 370 से पहले जो 70 साल की इंडस्ट्री थी, उसी को, उसकी लॉन्गेविटी, उसकी आयु बढ़ाने का काम हुआ है 317 हटाने के बाद। आई विश वहां एक हमने एक लाइन ड्रॉ किया होता, वहां लकीर खींच दी होती कि नो, 10 फॉर नो मोर। हम आप क्यों खून सुखाते रहे? मैं तो सर हथेली पे लेके घूम रहा था, जो वहां अगर मैंने चोरी, डकैती, बेईमानी होती देखी है, सिस्टम में कमियां देखी, वो वो मैं वो मैं जो सार्वजनिक करता रहा हूं, अगेंस्ट ऑल विस्टम, क्यों कर रहा था? देखिए जंग में संजय भाई, आज हम जंग की कगार पे हैं, हम दुश्मन से लड़ेंगे, ठीक है? छाती पे गोली भी खाएंगे, मार के भी आएंगे, सर कटवाएंगे भी, और उनका उनका सर भी काट के आएंगे। लेकिन आप ऐसी कोई जंग नहीं जीत सकते जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो। आपने मुझे कई बार पूछी है कि करप्शन जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, बिहार में भी है। नहीं, बिहार का करप्शन लाशों पे खड़ा नहीं है। हमारे बच्चों की लाशें नहीं बिचती बिहार के करप्शन के लिए।
यूपी का करप्शन के लिए हमारे बच्चों की लाशें नहीं बिकती, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री उसी चीज की इंडस्ट्री है यहाँ पे। ये पोस्ट 370 जो ये जितने भी ये नैरेटिव बनाने वाले प्रो पाकिस्तान ही बात बना रहे हैं वो नैरेटिव, और क्या बना रहे हैं? जितने भी ये लोग वहां ये जहर घोलने वाले कि टूरिस्ट सैलानी को ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अगर अगर वो इलाके उसमें। अब वो मुकर रहा है, आज बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन वो आज नहीं कह रहा, वो बहुत दिनों से कह रहा है। ऐसी जंग जीतना संजय भाई, हार्डवेयर काफी नहीं है इसके लिए, हमको कठोर होना पड़ेगा। ये तो हमको हमने कई कठोर पहले भी पहले डिस्कस हमें किया है ये कि 0 पॉइंट पहले हमें 0.5 को रेन इन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, तो हम सिर्फ अपने बच्चों की बलि देते रहेंगे कश्मीर में, सुधरेगा कुछ नहीं। ये तो हमने और आपने कई बार ये डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है वैली में, है, लेकिन उनको इनकरेज नहीं किया जाता। ये 0.5 वालों को इनकरेज किया जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, और दर्शक मेरे साथ एग्री करेंगे कि जयपुर डायलॉग्स इज वन 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 प्लेटफॉर्म जहां ये सच्चाइयां सामने लाई गई। हमारा उद्देश्य कभी नरेंद्र भाई पे या अमित भाई पे जितनी उनको जितनी कर सकते हैं की है उन्होंने, शायद जितनी पता है मे बी, या शायद जितनी नहीं पता या जितनी पता है उनको वैसे वैसे निर्णय हुए हैं। लेकिन हमने आपने साहस जुटाया है, आपने कही है इस प्लेटफॉर्म से बार बार, और मैं आज फिर आग्रह करूंगा, मैं आह्वान करूंगा अपने दर्शकों का, हमारे और कॉन्वर्सेशन में, पीछे वाले कॉन्वर्सेशन में जाए, जहां हमने कही है कि भाई इलेक्शन के लिए हम भारत देश सूख नहीं रहा कोई कि इलेक्शन करवाए जाए। पहले जो हमारा हित है, राष्ट्रहित जो है, इंटरेस्ट जो है हमारा, टेरिटोरियल इंटरेस्ट जो है, उसको हम सिक्योर करें, संविधान को लागू करने का काम करें। इलेक्शन होते रहेंगे, 70 साल में बहुत इलेक्शन हुए, लेकिन शायद ऊपर हमसे लोग सहमत नहीं थे। और आपने, मैं फिर ये कहूंगा कि आपने साहस किया है वहां की सच्चाइयां ये उठाने का, इनको सार्वजनिक करने का। बहुत बहुत बड़ी देश सेवा है, मैं समझता हूँ इट्स अ बिग सर्विस टू द नेशन। अच्छा, एक बात और भी अभी जैसे आपके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रख दिया गया। तो जहाँ तक मेरा ध्यान था वो ये है कि शायद 2003 में या 2004 में एक ऑल पार्टी रेज़ोल्यूशन है जो ये कहता है कि साहब इस ट्रीटी को सस्पेंड किया जाए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि साहब कि उस पे भी कुछ लोग जो हैं कश्मीर वैली से, जबकि उनके हित में है उसका सस्पेंशन, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब आप पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं। वैसे क्या सेंटिमेंट है इसका? ये नैरेटिव संजय भाई, ये यूपीए की जब सरकार थी, जब कांग्रेस और जब जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बारी बारी, जब वो यूपीए सरकार का हिस्सा बने, यूपीए 1 और 2 का, ये नैरेटिव तब का भी है। ये ये जो आज ये जो पोस्ट 370 जो वहां विक्टिमहुड कर रहे हैं प्ले, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती और अब्दुल्ला, इनका तब भी यही स्टैंड था। इनका स्टैंड इससे भिन्न था, जो आज हम कह रहे हैं कि एक सहमति से कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाए या इसको एज अ मेजर यूज किया जाए, एज अ स्ट्रेटेजिक मेजर यूज किया जाए। और ये तब भी ये भड़काने का काम करते थे कश्मीर में। इन्होंने ये तक कही तब कि जो हमारे ये पावर प्रोजेक्ट है, इनकी जो बिजली है, ये हिंदुस्तान जा रही है। अब हिंदुस्तान जा रही है बिजली, बताइए, हिंदुस्तान से पैसा आ रहा है वो नहीं दिख रहा, हिंदुस्तान, दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान। तो इनका नैरेटिव तो वही रहा है। यस, इन 2004 प्रोबेबली इन मनमोहन सिंह टाइम एक चली थी इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने की, बिकॉज़ वो टेक्निकली भी संजय भाई अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसमें जो तब जो प्राविधान थे, वो शायद आज की परिस्थितियों, आज की टेक्नोलॉजी के चलते दे आर रिडंडेंट। उसको रिविजिट किया जाना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन मैं कहूँगा ये भारतवर्ष का एक कहिए, एक जेनरोसिटी कहिए, हमारे हमारे देने वाले हाथ की एक कृपा कहिए, एक वो कहिए, बड़कपन कहिए कि हमने इसको आज तक इवन एनडीए 1 एंड एनडीए 2 में छेड़ा नहीं था। बट क्योंकि पाकिस्तान अब इससे इससे वो इट इज़ नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान ना लेते हुए इससे कोई फ़र्क उनकी सेहत पे पड़ नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में अब इट इज़ टाइम दैट इट शुड बी यूज्ड एज़ एन इफेक्टिव टैक्टिकल टूल टू रिमाइंड देम कि और भी चीज़ें हैं जो हम हमारे पास उपलब्ध है। एक सॉल्यूशन लाने के लिए, एक सॉल्यूशन देने के लिए।
निर्भर तो हैं वो इसमें। कश्मीर वैली में ये प्रॉब्लम तो आती है, स्पेशली विंटर मंथ्स में कि बिजली की समस्या आती है, बिजली चली जाती है। बहुत रहती, और बहुत रहती। प पहले आपका जो वहाँ से जो लाइन आती थी, पहले 1 लाइन थी, अब शायद 2 लाइन हो गई हैं, तो उससे कुछ तो ठीक हुआ है। लेकिन अदरवाइज़ भी लगभग 40% इरिगेशन डेफ़िसिट है जम्मू कश्मीर में। कहाँ कर पाए संजय भाई? मैं से 70 75 साल, जो 60 साल तो कांग्रेस के मैं गिनूँगा, 75 साल तो उसमें नरेंद्र भाई भी आ गए। बट इन द कांग्रेस रिजीम देखिए ना, हम डेफिसिट कितना रहे हैं, कितना पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है जेएनके का। तो ये टैप कर पाया क्या? नहीं किया इन्होंने। इसी इंडस वाटर को जो है, अगर इसका सही उपयोग करके, इसको सही तरह से चैनलाइज करके, मैं समझता हूँ इससे काफी हमारा इकोनॉमिक जो है एक वो हो जाता, अपलिफ्टमेंट होता, स्टेट का भी, पावर की भी, ऊर्जा एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है उससे, और अपनी इरिगेशन की भी समस्या नहीं रहती। लेकिन अब ये 60 साल में तो इट हैज नॉट बीन रिविजिटेड, इट हैज नॉट बीन डेल्व्ड इनटू। और जो इसका देश को लाभ हो सकता था, वो शायद हम उठाने में असमर्थ रहे हैं। कमजोरी रही है हमारी ये। ये हिंदुस्तान पे मुझे ख़्याल आया, ये जो जी। ये जो अभी नैरेटिव जो पोस्ट 370 बना है ना संजय भाई, कुछ वीडियोज़ देखिएगा। ये इन जैसे लोगों की, ये इंजीनियर रशीद और आगा रूहुल्लाह, स्पेशली आगा रूहुल्लाह, शिया सेक्ट में इनका अच्छा एक वो है, एक प्रभाव है इनका। बट उस प्रभाव को यूज़ करते, ये उसको जोड़ने का काम करते, उसको मेनस्ट्रीम करने का काम करते। क्या कह रहे हैं ये? व्हेन ही मेंशन्स दिल्ली, ही सेज हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान से आया है क्या? ईरान का दामाद हो सकता है ये, बट ही शुड इतनी इसको सेंस होनी चाहिए, बट सेंस है। बट इट्स जस्ट दैट कि वो सूट नहीं करती, वो सेंस सूट नहीं करती। जो सूट करती है और जो रिवॉर्डिंग हो सकती है, वो भाषा बोल रहे हैं, और हम उसका संज्ञान लेने में असमर्थ रहे। ऐसे तत्वों को अगर आपने लाइमलाइट करने का, ग्लैमराइज करने का, इनको जो है अधिकृत करने का, और इनको अधिकृत होते देखते भी आप, और इनकी भाषा देख के भी अगर आप जागते नहीं हैं, तो फिर भाई, आप तो सोते हुए को जगा सकते हैं, जो जाग रहा है उसे कैसे जगाओगे? वो तो प्लान कर रहा है जब सोने का। अभी जो स्थिति लग रही है उसमें लगता है कि भई भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। तो उस युद्ध के समय ये आगा रोहिल्ला टाइप के इन जीव-जंतुओं का क्या होना चाहिए? मुझे संजय भाई, मैं आपको बता दूँ, 10 घर श्रीनगर में, 10 घर, और वैसे सैकड़ों, 10 घरों पे मेरे सैलानियों को 10 लोग वहाँ अगर उपलब्ध कराए होते, बच जाते, नहीं मरते। 10 घरों में 600 लोग दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, 100 गाड़ियाँ। इन जैसे लोगों को इनकी औकात याद करानी चाहिए, कि अगर तुम्हारा वाक ये है और तुम एक्चुअली यू बिलीव लाइक दैट, हम नहीं, हम अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे। जिसको 100 लोग दिए हैं, 100 लोग नहीं चाहिए उसको, ईगो मसाज करने के लिए दे रखा है हमने 100 लोग। दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, कश्मीर में भी। कौन मार रहा है इनको दिल्ली में? इनको कश्मीर में 5 लोग ठीक है, 4 लोग की गार्ड ठीक है। इनका कम से कम इक्विटी रहे, इनको ये महसूस हो कि जो सैलानी बाहर से आता है, उस पे अगर वार हुआ तो हम पे भी हो सकता है। और 5 लोगों को घूम के हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो कि कल ये 5 भी ना रहे तो हम तब भी सुरक्षित महसूस करें। इनका इक्विटी इन पीस हो। इनका कोई इक्विटी इन पीस नहीं। ये जो मन में इनके आता है वो बक देते हैं। ये आग लगाने पे तुले हैं, पेट्रोल लेके घूम रहे हैं ये शहर में, और हम इनको सुरक्षा और गाड़ियाँ दे रहे हैं। आप युद्ध की कह रहे हैं कि इनका क्या किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ अभी हियर एंड नाउ इनको कट टू साइज करना चाहिए। दे शुड बी रिमाइंडेड कि दे आर आल्सो ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ इंडिया। दे आर नॉट वन अबव अस, दे आर वन अमंगस्ट अस, फ्रॉम अमंगस्ट अस। ये क्या पैम्पर करने की इंडस्ट्री, ये पीछे वहां राष्ट्रपति इसने अपने ट्रंप ने बाइडेन के बच्चों की सिक्योरिटी हटा ली। हीन भाव से हटाई हो या वैसे हटाई हो, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, बाय स्टैट्यूट अवेलेबल थी। इन जैसे लोगों को संजय भाई, इनका जब तक हम इक्विटी, इनका पीस में, और एमपी हमने बनाया है, बनने दिया है, हमने नहीं बनाया, बनने दिया है। डिस्पाइट अ केस, क्रिमिनल केस इस पे हो सकता था जो रोका गया। अब उसका परिणाम सामने है। आज वो मुल्ला ये कह रहा है कि यहाँ स्कर्ट पहन के भारत की कोई बेटी नहीं आएगी। वो स्कर्ट पहन के जाए या टॉप पहन के जाए, तू मामा है क्या उसका? ये लोग क्या करते हैं? दुबई,
थाईलैंड, बैंकॉक जाके बताऊं आपको, और वहां इनको स्कर्ट हाँ। दिखते, ये अपना ये पर्दा और अबाया और इनको हिजाब चाहिए। ये कैसे दोगले लोग आप सहयोग कर रहे हैं जिनका इनको संरक्षण दे रहे हैं? ये जो वहाँ अबाया और जो कहते हैं जी हमारे कान कटे हैं इसलिए हम बुर्का ओढ़ते हैं, वो तो दिल्ली में वो तो 5 स्टार होटल्स में आपको यहाँ लैंड करते ही 5 स्टार में मिलते हैं आपको। ना बुर्का होता है, ना अबाया। वो वीडियो सुनिएगा उसकी, वो कह रहा है उसमें, I'm consulting legal, eagles, कि कैन वी लॉन्च अ केस ऑफ इंसाइटमेंट एंड अबेटमेंट। जैसा कंड्यूसिव एक वातावरण उससे बना है ना संजय भाई, कि टूरिस्ट सैलानी जो है, ये हमारी ये जो कल्चरल इन्वेजन है, ठीक है? धार्मिक भी आया उसमें, कल्चरल भी आया, सांस्कृतिक भी आया। तो ये भाव फैलाना, ये ज़हर फैलाना कोई ठीक अच्छी बात है? ये 0.5 ये 0.5 फ्रंट जो है, युद्ध हो या युद्ध विराम हो, इन पे कानून और व्यवस्था लागू कीजिए। थोड़ा संकल्प कर लीजिए और लागू कर कीजिए उसको, नहीं तो बहुत पछताएंगे हम। 6 साल तो हो चले हमें 370 हटा। और पीडीपी के क्या हाल चाल है? संजय जी, पीडीपी का दूसरा नाम अवसरवाद। देखिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस छोड़ के पीडीपी हो गई। वो दुल्लत साहब जैसे की मेहरबानी थी, वो पता नहीं क्या सोच के, उनके अपने खेल थे, इनको फंड किया गया। अब जो कांग्रेस एक थूके को कहते हैं ना चाटना, थूके हुए को चाटना, उनके साथ भी सरकार बना ली। उसके बाद बीजेपी के साथ भी मिल लिया, ठीक है साहब। उसके बाद गुपकार फ्रंट के भी ये हो गए नातेदार, रिश्तेदार हो गए कि अब हम सब ये एक परिवार है ना? एक परिवार तो है, क्योंकि देश हित नहीं है इनका एजेंडा, इनका हित परिवार का हित है। इनका हित उस व्यवस्था को बल देने का जो 75 साल में जिसने खून चूसा है, भारतवर्ष का और कश्मीरी का, उसको बल देने का। आपको लगता है संजय भाई, अगर गुपकार फ्रंट हमारे लिए सूख रहा होता, हमारे लिए मर रहा होता, तो ये हमको 87 में एक जो इलेक्शन हुआ था, उसमें तो कम से कम कश्मीरी को अपना हित मत, उसका वो एक उसको फलते-फूलते या उसको वो आगे आते देखते, ये उसको ये देते, एक प्रोसेस को पैसेज देते। किया इन्होंने। अगर ये 370 वाला जो ये हुआ ये कांड, जब ये मिले हैं संजय भाई, गुपकार फ्रंट के अंतर्गत, बैनर के अंतर्गत, अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को एक अनंतनाग वाली सीट दे दी होती, केवल 1 सीट, तो ये झगड़ा भी नहीं कर रहे होते आज आपस में। पीडीपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज ऑन ग्राउंड, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि इनको वोट देना, ये कांग्रेस से मिल सकते हैं, ये बीजेपी से मिल सकते हैं, उनको ही ना वोट दे दिया जाए, इनको क्यों दें? ना, बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं आप। 100% करेक्ट। और जो पूर्व में इनकी जो हरकतें रही हैं वो इसी तरह से रही हैं, सदैव यही कार्य करते रहे हैं, सदैव जो है वो कहते कुछ एडिशनली हैं, संजय, करते कुछ हैं। एडिशनली आप आप लार्जेस्ट जो है, जो संविधान की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन है, जो एक बेनिफिशियरी आप उसके हैं, उस प्रोसेस के, ठीक है? आप जो है, तब भी एक नैरेटिव आप ऐसा वो करते हैं, प्रोपेल करते हैं, व्हिच इज़ एंटी नेशनल, व्हिच इज़ एंटी इंडिया, ऑब्वियसली एंटी, लेटेंटली एंटी इंडिया, ऑब्वियसली एंटी इंडिया, जिस मौके पे जो सूट करे। तो ऐसे को दिल्ली संरक्षण दे, ऐसे को दिल्ली चाय पे बुलाए, जो हमने आपने कभी बात की थी कि इफ गुपकार गैंग इज एंटी नेशनल, व्हाई आर यू इनवाइटिंग इट ओवर टी? याद है आपको 2021 में जो बुलाया था नरेंद्र वो भाई? छाया इन कंपनी किधर है? सब इंटैक्ट है। आपका जो कैंप, जो एक स्टैटिस क्विस्ट जो आप 0.5 फ्रंट आपका है, खून चूसने वाला, गबन करने वाला, एक्सचेकर को अपने बाप की जागीर समझने वाला, प्री 370, वो सब इंटैक्ट। निश्चिंत रहिए, क्योंकि उसपे पोस्ट 370 कोई गाज, कोई उसपे अकाउंटेबिलिटी की कोई वो नहीं हुई, लागू नहीं। उसपे तो वो तो रोशनी एक्ट वाले वो के भी ऊपर कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई किसी पे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो दैट्स व्हाई दिस एंटायर, ये जो कबाल है ना संजय भाई, ये आज एम्बोल्डेंड क्यों है? ये एम्बोल्डेंड उसी लिए महसूस कर रहा है कि भाई अब द वर्स्ट इज ओवर।
जब हमसे पूछा जा सकता था, हिसाब लिया जा सकता था, तो वो टाइम तो निकल गया। अब इसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मिलाइए, इसमें रेडिकलिज्म का एक वो कॉम्बिनेशन ड्रग आता है ना, पैरासिटामॉल प्लस आइबुप्रोफेन प्लस ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ये सब मिक्सचर है उसका। इसमें इस्लामिक रेडिकलिज्म भी डाल दिया गया। अब जब जमीनें छीनने लगी उन लोगों से 50,000 करोड़ की, जिन जो इस पे अवैध कब्जा करके बैठे, उन्होंने जाके वहां रेडिकलिज्म का नीचे नारा दिया कि अरे कश्मीरी मुसलमान को तो मार दिया, कश्मीरी मुसलमान की जमीनें छीन ली, उनकी एग्रीकल्चर लैंड ले ली। 50,000 करोड़ की खाई है कश्मीरी, छोटे कश्मीरी ने, किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड या रोशनी लैंड, होटल बनाए हैं उस पे। वक्फ चला है संजय भाई, अभी वक्फ पे इन्होंने देखे ना वहां ये कैसे वावेला किया, असेंबली में किया ना, सीना पीटा ना अपना सबने, पीडीपी ने बहुत ज्यादा। अच्छा, पीडीपी के वो जो है आपने एक उनके चहेते, वो रोज पूछे, वो देखिए दैट इज ऑल्सो मे बी, सो समाज वहां चाह रहा है कि इसमें पारदर्शिता हो कि भाई आपने जो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए कितने दिए हैं, वो बार बार उसको वो पीट रहा है उस ढोल को कि देखो 80,000 लोग आ गया, 80,000 लोग आ गया, भारत से 80,000 लोग बस बस गया कश्मीर। तो ये जो जमीनें जब इनसे मांगने का इन्होंने वापस काम किया संजय भाई, तो ये इन्होंने भड़का दिया वहां पे लोगों को। और तब तब भी लोग खुश थे, इनको सराह रहे थे, एलजी को, मोदी को, अमित शाह को, कि ले लो वापस। ये तो इन्होंने ऐंठी हैं 50 साल के शासन में अपने, 1 लाख करोड़ की, 50,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की तो 6 साल पहले थी, आज ज्यादा की होंगी। तो ये कब्जा करके बैठे हैं, नहीं लेने का काम किया गया, नहीं लिया। वक्फ की आपने अभी पीछे चर्चा की, आप खूब बोले हैं उस पे। वक्फ पे एज ए मुस्लिम कुछ मेरे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनको मैं सामने रख के शायद अपनी जो भी अगर आशंका शंका है मेरी उसको व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे ये भी पता है संजय भाई, मेरे यहाँ वक्फ की जमीन पे होटल बने हैं कश्मीर में, और इसी कबाल के हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिसकी आपने अभी निशानदेही की, जिसका आपने अभी उल्लेख किया, उन्हीं लोगों के पास तो है। और उस पे शराब के भी ठेके चले हैं। जिस शराब को ये कह रहे हैं ना कि आप, वो पीछे आगा रसूलुल्लाह ने कही कि नहीं मैं तो पहनावे पे थोड़ा कह रहा था, मैं तो कह रहा था शराब बंद करो। ठीक है भाई, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके दफ्तर जाके एक अर्जी दे दो। अपना लीगल तुम्हारा जो स्टैंड है, हाई कोर्ट में जाओ, पुलिस में केस दर्ज करा लो। बट हाउ कैन यू से कि भारत से ये सैलानी मेरे कल्चरल टूरिस्ट इन्वेजन के लिए आए हैं। और हिंदुस्तान से। इसका 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 पूछिए ना उससे, अगर आप शराब पे आपको एतराज है, भाई वक्फ की जमीन पे तुमने शराब की दुकानें बनाई है ना, कश्मीरी मुसलमान नहीं बनाई है ना, कश्मीरी मुसलमान ही खा गया ना उस जमीन को, जिसने उसको दे दी होटल बनाने के लिए। उस पे चाया का होटल है आज। अच्छा। मुश्ताक छाया जिंदाबाद। तो वक्त पे वो नहीं बोलेंगे। तो वेरी सांस्कृतिक इंटरेस्टिंग ये वैसे। है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक ये प्रहार तो है। भाई हमको रास नहीं आ रहा तो सांस्कृतिक प्रहार है, आप क्या बिगाड़ोगे हमारा, बताओ। नहीं क्लियरली अभी तो अगर फिर पाकिस्तान से लड़ाई का कुछ होना है तो इस तरह के लोग तो उसी तरह से पीछे रहने चाहिए। जब 370 के बाद में जब 1 साल तक करीब ये लोग डिटेन्ड थे, तब बड़ी शांति थी, आप देखा होगा। सराह रहे थे लोग संजय भाई, आपने ट्वीट में लिखा है, मैंने आपको वीडियो देखी है, भेजी है, मैंने आपको वहां की रिपोर्ट्स भेजे हैं कि लोग सराह रहे थे, सराहना हो रही थी कि ये तो बहुत पहले बंद होने चाहिए। चलिए अब आपने छोड़ दिया, इनको छोड़ दीजिए। अब आपको नाउ दे आर लाइक एक कॉमन उसमें, इनको स्ट्रीम में जहां जहां 100 लोग जा रहा है इनको भी जाने दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो आगे पीछे डोल रहे हैं इनके, व्यवस्था लेके, सुरक्षा लेके, और जो सैलानी वहां जा रहा है वो एक्सपोज है बेचारा, उसको 10 लोग मुयसर नहीं है। आप बताइए वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं, नहीं थी संजय भाई। कहाँ बैसर में? हम्म। भाई साहब मेरे जैसे की विड्रॉ की है, ये सोच के कि ये शायद इससे दब जाए, वैसे नहीं दब रहा। बट हम तो बोल रहे हैं फिर भी जो बोलना है। ये 600 लोग जो 10 घरों को दिए हैं संजय भाई, जंग तो बाद में लड़िए ना, पहले इनको तो उतनी दीजिए, पर्याप्त दीजिए। ईगो क्यों मसाज कर रहे हैं ऐसों का, जो जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। लड़ाई मैं समझता हूं पाकिस्तान से बाद में करी जानी चाहिए थी, पहले हम अंदर की लड़ाई निमट लेते, और वहां जी। हमारे हाथ बंद है, विच इज नॉट गुड। करेक्ट। तो
दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग भी ये जो 0.5 फ्रंट है इसके विरोध में आप भी हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं और जो कह रहे हैं जावेद इकबाल शाह साहब, वो वही बातें हैं जिसकी चर्चा हम पिछले 5-6 साल से करते आ रहे हैं लगातार। कोई नई बात नहीं कर रहे हम, ऐसी कोई नई बात नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। मे बी आगा रोहिल्ला का नाम नया है लेकिन काम वही पुराना है। उस पे याद आया संजय भाई, नया कश्मीर पुराने चोर। नया कश्मीर पुराने चोर, ये आपका इजाद किया हुआ है। कश्मीर हमने बना दिया नया, लेकिन चोर रख दिए पुराने। एक तो वो जगजीत सिंह का एक दोहा सुन रहा था मैं। हम्म, एक पंक्ति उसकी सुना देता हूँ आपको। हम्म, कहते हैं, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। हम्म, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अब धूप तो मीठी नहीं होती, आम ही मीठा होता है। हम्म। लेकिन सनलाइट इज द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। जब वो पड़ती है तो कई चीजें जो हैं परिणाम स्वरूप वो दूसरा रूप धारण करती हैं। तो सनलाइट चाहिए संजय भाई, पोस्ट 370 सनलाइट चाहिए, नहीं मिली। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और ट्रांसपेरेंसी, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल वैसे दृश्य के लिए सनलाइट चाहिए ना। तो प्रार्थना करते हैं आज भी, जैसे हम करते रहे हैं इतने सारे अपने कार्यक्रमों में, अपने देशवासियों से, अपनी सरकार से, हम तो गुहार लगा सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के मालिक के हाथ में है। तो आइए इसी नोट पर आज की चर्चा को यहाँ पर फिर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जावेद इकबाल साहब। जय हिंद, जय प्लेजर ऑल। भारत, वंदे मातरम। जय जय।